द ग्रेट रूलर चैप्टर 11 टैन किंगशैन घंटी की कुरकुरी आवाज आसमान से गूंज उठी। इसके नीचे चहल पहल का माहौल भी अपने चरम पर पहुंच गया। सीधे स्टेडियम के उत्तर में 3 आकृतियां अगल बगल बैठी थीं। बाईं ओर वाला व्यक्ति टीचर मो था जो कल दिखाई दिया। दाईं ओर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसका चेहरा पतला था। उसके चेहरे पर तनाव था और उसकी आंखें थोड़ी धंसी हुई थीं। वह काफी सख्त नजर आ रहे थे। ओह, इस बार अकादमी प्रतियोगिता पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रही थी। 2 व्यक्तियों के बीच मुख्य सीट पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा था। नीचे के उग्र वातावरण को निहारते हुए वह मुस्कुराया और हंसा। पिछली अकादमी प्रतियोगिताओं के लिए स्थिति ज्यादातर स्पष्ट थी, लेकिन यह भविष्यवाणी करना कुछ मुश्किल है, टीचर मो ने मुस्कुराते हुए कहा। भविष्यवाणी करना मुश्किल क्यों है? लियू यांग वर्तमान में आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण में है। उनके मानवीय स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी के साथ उन्हें शायद स्वर्ग की कक्षा में भी उच्च स्थान दिया जाएगा। हालांकि वह म्यू चेन बहुत अच्छा है, फिर भी उसमें और लियू यांग के बीच थोड़ा अंतर है। दाहिनी ओर बैठे कठोर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने होठों को घुमाया। वे पश्चिमी शाखा के उच्चतम स्तर के प्रशिक्षक थे। वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि पश्चिम शाखा के छात्रों को सर्वोत्तम परिणाम मिले। शिक्षक शी, आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य व्यक्ति को नीचा दिखाना बुद्धिमानी नहीं है, टीचर मो ने कहा। दुर्भाग्य से, यह केवल उन लोगों के लिए कहा जाता है जो सफलतापूर्वक आध्यात्मिक मार्ग के भीतर परीक्षण से गुजरे हैं। कठोर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलते हुए अपना सिर हिला दिया। सफेद बालों वाले बूढ़े ने उन दोनों के बीच का विवाद सुना और मुस्कुरा दिया। जाहिर है, वह लंबे समय से इसका आदी था। उसकी मटमैली निगाहों ने पूर्वी शाखा के भीतर की सीट को देखा और एक पतले शरीर वाले लड़के पर रुक गई। उन्होंने कहा, यह अफसोस की बात है। हमारे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक समय से आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। इस म्यू चेन ने योग्यता प्राप्त की, फिर भी उसे आधे रास्ते से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कभी भी आध्यात्मिक मार्ग के अंतिम चरण का अनुभव नहीं किया, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के भीतर उनका 1 वर्ष का परीक्षण व्यर्थ माना गया। इसने उनके लिए प्रशिक्षण का 1 साल का समय भी बर्बाद कर दिया। टीचर मो ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। वे आध्यात्मिक मार्ग के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि, वे आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकारिता प्राप्त करने में सक्षम थे यदि वे परीक्षण के अंतिम चरण से सफलतापूर्वक गुजरे। यदि वे अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति होते, तो उनके लिए 1 रात के भीतर आध्यात्मिक घूर्णन अवस्था या यहां तक कि आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचना असंभव नहीं था। मूल रूप से, म्यू चेन उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में युवा पीढ़ी के भीतर सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता अगर वह मुकदमे से गुजरता। 5 महान अकादमियों के लिए स्थान भी उनके हाथ में दिया जाएगा और योग्यता के लिए कोई भी उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। उस समय लियू मुबाई जैसा व्यक्ति भी उनसे नीचे ही हो सकता था। हालांकि, आधे रास्ते से बाहर होने की इस अप्रत्याशित घटना की उम्मीद किसने की होगी? म्यू चेन आध्यात्मिक मार्ग से सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकारिता प्राप्त करने में विफल रहा और उसे आधे रास्ते से बाहर कर दिया गया। इस वजह से, उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती के लिए पूरे 1 साल का समय बर्बाद कर दिया था। प्रिंसिपल जियो, म्यू चेन ने आध्यात्मिक मार्ग में पृथ्वी पर क्या किया? उसे आधे रास्ते से क्यों निकाल दिया जाएगा? मुझे पता है कि लड़के की प्रतिभा, उसका स्वभाव भी बेहतरीन है। खराब नतीजों के कारण उन्हें कभी आउट नहीं किया गया होता। टीचर मो ने मुंह फेर लिया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। वह केवल इतना जानता था कि म्यू चेन ने आध्यात्मिक मार्ग के भीतर किसी प्रकार का हंगामा किया था, लेकिन उसे विवरण की जानकारी नहीं थी। यह प्रश्न सुनकर कठोर अधेड़ व्यक्ति ने भी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के प्राचार्य की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि वह भी इसके बारे में उत्सुक था। दूसरी ओर, प्रधानाचार्य जियो ने धीरे से अपनी दाढ़ी को सहलाया और यह प्रश्न सुनकर एक कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में भी निश्चित नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आध्यात्मिक मार्ग में उन्होंने जो हंगामा किया वह छोटा नहीं था। इसने 5 महान अकादमी के उच्च अप को भी चौंका दिया। टीचर मो और कठोर अधेड़ उम्र का आदमी दोनों दंग रह गए। उनकी आंखों में उनके भीतर शंका थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि म्यू चेन ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। घंटी पहले ही बज चुकी है। यह घोषणा करने का समय है कि अकादमी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यह स्पष्ट था कि प्रधानाचार्य जियो इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते थे और बोलते हुए उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिलाया। टीचर मो ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। वह उठ खड़ा हुआ और पूरी जगह देखने लगा। हर छात्र के कानों में एक गहरी, जोरदार आवाज गूंज रही थी। अब समय आ गया है, अकादमी प्रतियोगिता शुरू हो गई है।
याद रखें, आपको दो शाखाओं के बीच द्वंद्वयुद्ध के दौरान मारने की अनुमति नहीं है। आप सभी को पहले से ही नियमों को जानना चाहिए। रिंग में कदम रखने वालों के पास अपने विरोधियों को चुनौती देने का अवसर होता है। हालांकि आपके पास केवल एक मौका है, इसलिए आपको अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी को चुनना चाहिए। हाँ, कार्यक्रम स्थल के भीतर मानव के घने झुंड ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चूंकि यह ऐसा ही है, टीचर मो ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। चलो शुरू करते हैं। उसका हाथ नीचे करने के ठीक बाद एक और तेज घंटी की आवाज सुनाई दी। यह लगभग पूरी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में फैल गया। लियू जियोंग, जल्दी करो और यहाँ नीचे आओ। मैंने तुम्हें बहुत समय से नापसंद किया है। चेन टोंग, तुम्हें भी बाहर आना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें पिछली बार से चुका दूंगा। म्यू चेन ने कार्यक्रम स्थल के भीतर गंदा दृश्य देखा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। हालांकि इनमें से अधिकांश युगल सामान्य थे, इसलिए उन्होंने इसकी बहुत अधिक परवाह नहीं की। वह कभी कभार ही पश्चिमी शाखा के लियू यांग की ओर देखता था। लियू यांग भी उसे घूरकर देख रही थी। अब तक उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में हर कोई जानता था कि लियू यांग ने अकादमी प्रतियोगिता के दौरान म्यू चेन को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनने का उल्लेख किया था। इस प्रकार पश्चिमी शाखा में किसी ने भी उसे पहले चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। निश्चित रूप से म्यू चेन की ताकत के साथ वेस्ट ब्रांच के छात्र भी जानते थे कि लियू यांग ही उनके प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य थे। वे ईस्ट और वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास के दो सबसे उत्कृष्ट छात्रों के बीच द्वंद्व की प्रतीक्षा कर रहे थे। म्यू चेन ने लियू यांग द्वारा उसे दी गई ठंडी नजर की परवाह नहीं की। वह कभी कभी तांग कियान एर के साथ धीरे से बात करता था जो उसके पास थी। हालांकि इस कार्रवाई के कारण लियू यांग को अपने दांत और भी अधिक पीसने पड़े। स्टेडियम के भीतर युगल काफी जीवंत थे। हालांकि जिन लोगों ने सबसे अधिक रुचि आकर्षित की, वे छात्र जो पृथ्वी कक्षा में उच्च स्थान पर थे, क्योंकि केवल वही युगल रैंकिंग में बदलाव कर पाएंगे। यह हमारी पूर्वी शाखा का टैन किंगशान है। निश्चित रूप से उसने कार्रवाई की। सुलिंग, जो उसके बगल में थी, ने अचानक एक उत्साहित चिल्लाया। म्यू चेन की निगाह भी उस पर पड़ी और उसने देखा। उनसे कुछ ही दूर काले कपड़ों में एक लड़का खड़ा हुआ और एक अंगूठी की ओर चल पड़ा। लड़का काफी पतला लग रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा था। हालांकि उसने अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए अपने होंठों को कसकर दबाया। वह न बोला न मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास से आवाजें नहीं सुनाई दे रही हो। टैन किंगशान। म्यू चेन ने काले कपड़ों में लड़के को देखा और थोड़ा चौंका। वह उससे कुछ परिचित था। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में आने से पहले तांग किंगशान को ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास का सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था। अब भी वह पृथ्वी कक्षा के छात्रों में शीर्ष 5 में पहुंचने में सक्षम होगा। टैन किंगशान ने भी म्यू चेन की निगाहों पर ध्यान दिया। उसका शरीर एक पल के लिए रुका और उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उनके खामोश और मंदबुद्धि चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। आपको कामयाबी मिले, म्यू चेन ने उसे एक मुस्कान दी। हालांकि वे उसके खास करीबी नहीं थे, फिर भी वे पूर्वी शाखा के छात्र थे, और इसलिए वह टैन किंगशान को नापसंद नहीं करता था। टैन किंगशान ने सिर हिलाया। फिर वह एक अंगूठी पर कूद गया। अचानक कई की निगाहें सीधे उसकी ओर लगी। पूर्वी शाखा के भीतर टैन किंगशान की काफी प्रतिष्ठा थी। मुझे आश्चर्य है कि वह किसे चुनौती देने जा रहा है, कुछ लोग फुसफुसाए और उनकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। वेस्ट ब्रांच में शायद ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें टैन किंगशान एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानेंगे, है ना? लियू यांग कई निगाहों के तहत टैन किंगशान की निगाह सीधे पश्चिम शाखा के सामने एक आकृति पर पड़ी। उनकी शांत आवाज ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वह वास्तव में लियू यांग को चुनौती देना चाहता है। कई छात्रों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि टैन किंगशान को पृथ्वी वर्ग में उच्च रैंक वाला व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसके और लियू यांग के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह उन्हें चुनौती देने की पहल करेगा। वेस्ट ब्रांच की सीटों के भीतर लियू यांग भी एक पल के लिए चौंक गए। उसकी आंखें जल्द ही उदास हो गईं। वर्तमान में म्यू चेन को किसी ने चुनौती नहीं दी है, फिर भी उसे पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। क्या इससे दूसरों को यह महसूस नहीं होगा कि लियू यांग की धमकी म्यू चेन से कमजोर थी? अभिमानी आदमी लियू यांग उठ खड़ा हुआ। उस उदास माहौल ने पास के वेस्ट ब्रांच के छात्रों को थरथरा दिया। यह स्पष्ट था कि लियू यांग इस समय काफी डरावने थे। लियू यांग सीधे रिंग में कूद पड़े। उसने टैन किंगशान को देखा, फिर उसने म्यू चेन को देखा। उसने भावहीन रूप से कहा, क्या तुमने पहले किसी को मेरी परीक्षा लेने के लिए पाया? जब उसकी आवाज कम हो गई, तो उसने म्यू चेन की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और टैन किंगशान को घूर कर देखा।
उसने जो मुस्कान दी वह थोड़ी भयानक थी। अनजान कचरा, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि आप ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति हैं? टैन किंगशान ने लियू यान को देखा। उसकी आंखें और भी गंभीर हो गईं। वह कभी ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास के सबसे मजबूत छात्र थे। हालांकि बाद में उस उपाधि को म्यू चेन को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उनका अभिमानी व्यक्ति कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने म्यू चेन के साथ जो रिश्ता साझा किया वह एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते की तरह था। आखिरकार वे दोनों ईस्ट ब्रांच के छात्र थे, इसलिए वह म्यू चेन के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। हालांकि अगर वह यहां लियू यान को हराने में सफल रहे, तो उन्हें अपना पहला स्थान वापस पाने में सक्षम होना चाहिए। टैन किंगशान ने उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। एक गहरी पीली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और अंत में उसकी बाहों में लिपट गई। उसके शरीर से एक भयंकर, प्रभावशाली ढंग से धीरे धीरे बाहर निकल गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा। सु लिंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने टैन किंगशान की बाहों के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा। वह आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में भी आगे बढ़े। चैप्टर 12 एक्शन आध्यात्मिक आंदोलन चरण। रिंग को देखते ही कई लोगों ने आश्चर्य से रो दिया। उसके बाद टैन किंगशान पर चकित निगाहें जमा होने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लियू यान को चुनौती देने की हिम्मत की, इसलिए वह भी आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में आगे बढ़ गया था। अद्भुत। सु लिंग ने भी हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति की। उसने तान किंगशान की पीठ को ईर्ष्या से देखा। वर्तमान में अर्थ क्लास के भीतर केवल 3 व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में आगे बढ़े, म्यू चेन, लियू यांग और म्यू युआन। और अब टैन किंगशान चौथे स्थान पर था। म्यू चेन ने भी थोड़ा सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि टैन किंगशान काफी प्रतिभाशाली था, क्योंकि वह पहले ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति बनने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार का माहौल उतना अच्छा नहीं था। उनकी सभी उपलब्धियां कुछ ऐसी थीं जो उन्होंने हताश प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त की। इस प्रकार म्यू चेन ने वास्तव में उसके प्रति एक अनुकूल अभिव्यक्ति की थी। एक व्यक्ति जिसने अभिमानी होने का अपना अधिकार अर्जित किया, वो सम्मान का पात्र था। ओह, इसलिए तुम में इतनी हिम्मत है। यह पता चला कि आप आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में भी आगे बढ़े हैं। लियू यांग एक पल के लिए टैन किंगशान की आभा से थोड़ा स्तब्ध था। उसने जल्द ही एक उपहास उड़ाया। टैन किंगशान चुप रहा। लियू यान की ओर उसकी निगाह धीरे धीरे तेज हो गई और उसकी बांह पर गहरी पीली आध्यात्मिक ऊर्जा उठने के साथ ही भारी उतार चढ़ाव का कारण बन गई। लियू यांग ने टैन किंगशान को ठंड से देखा। उसने एक हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे घुमाया। चलो यह करते हैं। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। कितना अहंकारी। लियू यान को इस तरह की हरकत देखकर सु लिंग और अन्य लोगों ने गुस्से में उसे शाप दिया। जैसे ही सु लिंग ने उसे शाप दिया, टैन किंगशान के पैर हिंसक रूप से जमीन पर गिर पड़े। उसकी आकृति चीते की तरह बाहर निकली और गहरे पीले रंग का प्रवाह एक भारी बल के साथ सीधे लियू यांग के सीने की ओर चला गया। लियू यांग ने आने वाले टैन किंगशान को देखा और एक आह भरी। उसकी बाहों से उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। उसने बचने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गई, क्योंकि उसने टैन किंगशान की हथेलियों पर भारी बमबारी की। एक गहरी आवाज सुनाई दी और विस्फोट ने दोनों व्यक्तियों को घेर लिया। धूल तुरंत जमीन के ऊपर उठी और दोनों के शरीर कांपने लगे। हालांकि लियू यांग बिल्कुल नहीं हिले, जबकि टैन किंगशान ने एक कदम पीछे ले लिया। एक गंभीर अभिव्यक्ति ने टैन किंगशान के शरीर को स्थिर करने में मदद की। उसकी भुजाओं पर गहरी पीली आध्यात्मिक ऊर्जा सघन हो गई और उसकी पूरी भुजा में गहरा पीला रंग दिखाई देने लगा, जैसे कि वह कोई चट्टान हो। पर्वत मुट्ठी। टैन किंगशान फिर से बाहर निकल आया। बाहों ने जिस गति से प्रहार किया वह थोड़ी धीमी थी, लेकिन भारी बल चट्टान की तरह था। इससे कई लोगों के चेहरे निराशा से सख्त हो गए। बूम। टैन किंगशान की बाहें चट्टान की तरह थीं। इसने एक तेज विस्फोट किया और लियू यांग की ओर आक्रामक लहरें फेंकी गईं। फिर भी लियू यांग का चेहरा ठंडा रहा। उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी बाहों में आग की तरह लपेटी हुई प्रतीत हुई और उसने तान किंगशान के सभी हमलों को जबरन रोक दिया। 2 आध्यात्मिक ऊर्जाओं के टकराने से बने विस्फोट ने पूरी अंगूठी को साफ कर दिया। आसपास के लोगों को भी चेहरे पर दर्द का एहसास हुआ। टैन किंगशान बहुत अच्छा है। वह लियू यांग के खिलाफ गर्दन से गर्दन तक लड़ने में सक्षम है। सु लिंग और अन्य लोगों ने भीषण युद्ध को देखते हुए खुशी का ठहाका लगाया। सु लिंग ने अचानक उन शब्दों को सुनकर खेद की सांस ली। जाहिर है, उसे उम्मीद थी कि टैन किंगशान जीत पाएगा। अगर ऐसा होता, तो लियू यांग शायद अब से इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते, है ना? जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की, रिंग के भीतर लड़ाई भी तेज हो गई।
टैन किंगशान का चेहरा गहरा लाल हो गया था। यह स्पष्ट था कि उसने अपनी ताकत को सीमा तक धकेल दिया था। हमले भी अधिक से अधिक जंगली हो गए थे। एक चट्टान जैसा मुक्का अचानक उठा और लियू यांग के पेट की ओर जोर से मारा। हालांकि जैसे ही मुट्ठी लियू यांग के शरीर के संपर्क में आने वाली थी, लियू यांग एक अजीब कदम का उपयोग करके पीछे की ओर चली गई। वह उस तीखे प्रहार से बच गया जिसकी टैन किंगशान लंबे समय से साजिश रच रहा था। जब उसकी मुट्ठी टाली गई, तो टैन किंगशान को लगा कि वह लापरवाह है। फिर उसने देखा कि लियू यांग के होंठों का कोना ऊपर गया और एक ठंडी मुस्कान बन गई। सौर ज्वाला मुट्ठी लियू यांग की उंगलियां हथेली में बन गईं। उसने अचानक एक गोली चला दी। उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक लौ की तरह बाहर की ओर फट गई और एक शक्तिशाली शक्ति और गर्मी निकल गई। यह सीधे टैन किंगशान के बचाव से होकर गुजरा और जमकर उनके सीने पर जा गिरा। जब लियू यांग की हथेलियों ने टैन किंगशान की छाती से संपर्क किया तो ज्वाला जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की ओर फट गई। उस विशाल ऊर्जा ने सीधे टैन किंगशान को उड़ा दिया। कई चौकस निगाहों के तहत टैन किंगशान रिंग पर भारी पड़ गया और तुरंत खून निकल गया। देखते ही देखते स्थिति में अचानक बदलाव आ गया और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। टैन किंगशान ने अपने मुंह से खून पोंछा और अपने दांत पीस लिए। लियू यांग की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रज्वलित और दबंग थी। यह उस आध्यात्मिक शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी जिसे उसने विकसित किया था। लियू यांग ने असहाय टैन किंगशान को ठंड से देखा। उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने पैर के अंगूठे की नोक से धक्का दिया और वह एक बाज की तरह बाहर निकल गया। टैन किंगशान पर एक पैर फट गया। टैन किंगशान ने अजीब तरह से बुनाई की और लियू यांग के हमले से बाल बाल बचे। उसका चेहरा कुछ पीला सा था। यह स्पष्ट था कि ऊपरी हाथ हासिल करने के बाद उसने लियू यांग से लगातार उसका पीछा करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उनका भी जिद्दी रवैया था। चूंकि लियू यांग ने इतना दबंग व्यवहार किया, इसलिए उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने केवल लियू यांग को घूर कर देखा। तो वास्तव में तुम्हारे भीतर थोड़ा गर्व बाकी है? यह देखकर लियू यांग ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। उसकी आंखों में शत्रुता दिखाई दी और वह चला गया और टैन किंगशान के दाहिनी ओर दिखाई दिया। एक धधकती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसके पैर की छाया चमक उठी और उसने सीधे टैन किंगशान की छाती पर लात मारी। टैन किंगशान का शरीर लगभग 10 मीटर तक जमीन से सटा हुआ था। उसके गले से फिर से खून निकला, लेकिन उसने उसे जबरन निगल लिया। मां केर, क्या आपको शर्म की कोई भावना है? उसके हारने के बाद भी तुमने उसे मारा। जब उन्होंने लियू यांग को इतना दमनकारी अभिनय करते देखा, तो ईस्ट ब्रांच के कई छात्रों ने अपना गुस्सा निकाला और जमकर नारेबाजी भी की। कमीने, सुलिंग ने भी गुस्से में शाप दिया। जब लियू यांग ने पूर्वी शाखा से निंदात्मक चिल्लाहट सुनी, तो उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, वह नहीं रुका। उसने टैन किंगशान की ओर एक बड़ा कदम उठाया और फिर से अपने पैर से लात मारी। उसने इसे टैन किंगशान की ओर निकाल दिया क्योंकि वह अजीब तरह से पीछे हट गया। एक गहरी आवाज सुनाई दी। हालांकि इस बार टैन किंगशान पीछे नहीं हटे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने अचानक से एक दुबली पतली फिगर आ गई। लियू यांग के नुकीले पैर के प्रहार को उस आकृति के हाथ ने कसकर पकड़ लिया था। म्यू चेन? टैन किंगशान ने परिचित व्यक्ति को देखा और चौंक गया। क्या तुम ठीक हो? म्यू चेन ने मुड़कर उससे पूछा। टैन किंगशान ने अपना सिर हिलाया और लियू यांग को घूरने वाली आंखें अभी भी भेड़िए की तरह भयंकर थीं। जब आप आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में अभी अभी आगे बढ़े थे, तब आप उससे लड़ने में सक्षम होने के लिए पहले से ही बहुत मजबूत हैं। यदि आप थोड़ी देर और प्रशिक्षण लेते हैं, तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि टैन किंगशान सतह पर चुप रह सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व काफी जिद्दी और घमंडी था। इसलिए उसने उसे सरेंडर करने के लिए नहीं कहा। अगर उसने उन शब्दों को स्पष्ट किया, तो यह टैन किंगशान को एक बड़ा झटका देगा। आपको धन्यवाद। टैन किंगशान का दिल शांत हो गया क्योंकि उसने म्यू चेन की बातें सुनी। उसने एक शानदार मुस्कान से ढके सुंदर चेहरे को देखा और कृतज्ञता के साथ फुसफुसाया, मैं इस आदमी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। हालांकि मैं भविष्य में उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुद से हराऊंगा। इतना कहने के बाद वह एक पल के लिए रुक गया। उसने म्यू चेन को देखा और कहा, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, इसलिए कृपया ईस्ट ब्रांच को नंबर 1 स्थान पर वापस लाने में मदद करें। जब उसने ये शब्द कहकर समाप्त किए, तो वह यहां अधिक समय तक नहीं रहा। वह पलट गया और रिंग से कूद गया। रिंग से कूदते ही म्यू चेन ने टैन किंगशान को देखा। बाद में उसने अपना सिर लियू यांग की ओर घुमाया, जिसकी एक उदास अभिव्यक्ति थी, और कहा, आगे मैं तुम्हारा विरोधी बनूंगा। लियू यांग ने म्यू चेन को देखा।
उसका मुंह फटा और एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। उसकी दृष्टि में वह निर्दयता और क्रूरता से भरा हुआ था। मैं आपका अच्छा मनोरंजन करूंगा। रिंग में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कई छात्रों ने इस तरफ भी अपनी नजरें गड़ा दी। यह अभी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास के सबसे मजबूत व्यक्तियों के बीच का मैच है।